हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज सेट नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये 10वां दिन लगातार सेट का सॉल्यूशन है। पिछले क्लास में शायद सेट का सॉल्यूशन हो नहीं पाया था, तो ये 10वां सेट का सॉल्यूशन जिनको भी छूट गया होगा वो जरूर इसको ध्यान देंगे। सेट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उन सवालों को फिर से आने पर बनाना ही है, ऐसा सोचिए, तभी ये कम समय में हो पाएगा। ये नहीं कि पिछले गलतियों को फिर से दोहराएं तो आप सीख नहीं पाएंगे। सवाल नंबर पहला की तरफ बढ़ते हुए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत रन 20 है। 5 पारियों का औसत रन 20 है और उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पारियों में क्रमशः 5 पारियों का औसत रन कितना है? 20 है। जिसमें पहला का और दूसरा और तीसरा और चतुर्थ पारियों में वो 14 रन, 30 रन और 40 और 10 रन बनाया है। उसमें 5वीं पारी में कितनी रन बनानी चाहिए कि भाई उनका औसत 20 हो जाए? सभी पारियों का औसत कितना है? 20 रन है। ये जी 20 बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें 20 बनाना होगा, क्योंकि जिसमें औसत अगर सबका 20 लाना चाहते हैं, सबका एवरेज अगर 20 लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें 20 बनाना होगा। और अगर इसमें 20 बनाना होगा और बाकी जितना घटल बढ़ा है सब इसी में बनाना होगा। अगर यहाँ घटा हुआ है तो इसके बदले 6, कितना 6 ना, 14 ना है यहाँ, तो 6 इसी में बनाना होगा। इसमें अगर बढ़ गया है 30 है, यानी 10 ज्यादा बना दिया है रन, तो इसमें इसके बदले 10 कम बनाना होगा। और क्या, इसमें देखिए 20 ज्यादा बना दिया है तो 20 रन कम बनाना होगा इसके बदले। लेकिन जितना बनाना होगा वो किसमें बनाना होगा? 5वां में। अब देखो यहाँ 10 से बनौले है चौथा में, इसमें 10 रन और बनाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर चाहते हैं कि औसत सबका 20 हो जाए तो 5वीं पारी में घटल बढ़ल सब बनाना होगा। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 5वीं पारी में केवल 6 रन भी मारेगा ना, रन बनाएगा ना, तो औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ध्यान से शब्दों को सुनते होंगे तो यकीन मानिए समझ में आएगा। अगला देखते हैं। मोहन और सोहन 700 रुपया और 600 रुपया लगाकर साझा शुरू किया। 3 महीने बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया। 700 का 2/7 भाग 200 निकाल लिया, तो बचल है 500। अगले 3 महीने बाद सोहन ने निकाले गए धन का, यानी 200 का 3/5 भाग निकाला था। 200 ना, 3/5 भाग, यानी कि 200 का 3/5 भाग कितना? हाँ, 120 रुपया व्यापार में लगा दिया। वर्ष के अंत में 720 लाभ हुआ, तो इसमें सोहन का हिस्सा कितना है? मोहन और सोहन जितना कर्मठ किया है सो, देखिए जी, जितना सारा चीज हो रहा है सोहन कर रहा है, मोहन का राशि वही है, तो मोहन का हम बाद में लिखते हैं, पहले सोहन का देखिए। सोहन पहले तो लगाया 700 रुपया 3 माह के लिए। 700 रुपया कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। पहले लगाया 700 रुपया 3 माह के लिए। फिर सोहन अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया, तो 2/5 भाग निकाल लिया होगा तो 200 निकल गया, 2/7 भाग निकाल लिया, तो 700 का 2/7 निकाल लिया, यानी कि निकाल लिया कितना? यानी कि 200 निकाल लिया, तो अभी भी बचल है कितना? 500। 3 महीने बाद सोहन अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया और अगले 3 महीने वर्ष बाद, अच्छा यहाँ वर्ष लिखता है या महीना लिखता है? वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष नहीं होगा, ये गलती से गलती हो गया है। वर्ष की जगह पर क्या रहना चाहिए? माह। यानी अगले 3 माह बाद सोहन ने निकाले गए धन का इतना, तो यानी 3 महीना तक, अगला 3 महीना तक ही जानते हैं चला होगा, अगला 3 महीना तक। इसका मतलब है कि 3 महीना तक 500 लगल रहा, और फिर कहता है कि 3 वर्ष, अगले 3 माह बाद, यानी कि क्या हुआ? 3/5 भाग निकाले गए धन का, निकाला गया धन कितना था? 700 रुपया में से 2/5 भाग, 2/7 भाग निकाल लिया था, यानी कितना भाग निकाला था? 200 रुपया, तो बचल था कितना? 500। तो 500 3 महीने तक रहा, और अभी कह रहा है कि जो 200 निकालने था ना, उससे सोचिए, उसका 3/5 भाग और लगा दिया, तो इसका यानी कि 3/5 भाग, तो 200 का 3/5 भाग कितना? 40 पचे 100, 40 पचे 200, 40 दिया 120, 120 और लगा दिया, तो 120 और लगाएगा तो जानते हैं 620 रुपया रहेगा। और वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में यानी कि 3 6 महीने इधर हो गया था, 6 इधर। ये टोटल लाभ किसका होगा जी? आपको पता है ना कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो जितना पूंजी इन्वेस्ट किया है
और समय जितना होगा उसको गुना कीजिए, तो पूंजी गुने समय होता है लाभ। इसीलिए देखो 3 महीने के लिए 700 लगाया, 500 लगाया 3 महीने के लिए, और फिर बाकी 620 रुपये लगाया 6 महीने के लिए। डायरेक्ट हम लाभ निकाल दिए पूंजी गुने समय करके। लेकिन मोहन बाबू जो है ना, वो कोई बदलाव नहीं किए, वो 600 रुपया साल भर तक लगा ले रहे। तो यहां पर कह रहा है कि जो लाभ हुआ 726, उसका लाभ हुआ, पूरा लाभ कितना हुआ वर्ष के अंत में 726, उसमें से सोहन का लाभ कितना है। तो क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 00 तो नहीं कट रहा है, लेकिन जोड़ लीजिए। 7 21 5 15 2100 और 1500 और 6 दूनी 12 6 6 36 और 1 37 और ये जोड़िएगा तो 0 2 7 5 12 1 13 3 2 5 1 6 1 7 इतना, और इधर 6 दूनी 12 6 7200 आ रहा होगा। इसको काटिए पीटिए तो आपको जो आएगा मचा जाएगा धूम। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। लगता है कि 8 से कट रहा है क्या? आप काटिएगा तो ये 61 अनुपात कितना हो जाएगा 60, जैसा कि बोल रहे हैं नीचे से 61 अनुपात 60 होगा। और 61 अनुपात 60 है, अगर किसका अनुपात है, ये पूंजी, ये लाभ का अनुपात है। तो 60 और 61 कितना, यानी कि अगर 121 रुपया लाभ होता है तो उसमें 61 मिलेगा किसको, सोहन को, और 60 मिलेगा मोहन को। तो 121 जो लाभ है, सो टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 726। तो किसका लाभ पूछ रहा है, सोहन का, यानी कि 61 वाला। कितने बार में कट जाएगा ये, 12 छक 72 6 बार में कटेगा, और ये 6 छक 36 366 रुपया इसका होगा। तो यहां पर थोड़ा सा समझना था कि कौन कितना पैसा, देखो कितना निकाला वो छोड़ दीजिए, कितना बचल है पैसा ही ध्यान देना है, कितना लगल पैसा है ही ध्यान देना है। तो लगा हुआ था 500, 200 निकल गया था, और फिर लगा दिया, और कितना 120 रुपया, तो 620 हो गया, 500 लगल है ये था, 120 और लगाया। तो ये तमाम चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है, एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो एक लड़का है 20% नंबर प्राप्त किया और फेल हो गया कितना से, 30 अंक से। यानी कि वो लड़का अगर 20% नंबर लाता और साथ ही साथ 30 नंबर और ले आता, तब तो ये पास हो जाता, यानी कि पास हो जाता। ये पास हो गया। लेकिन कहता है कि एक दूसरा लड़का है, दूसरा छात्र है जो कुल अंकों का 32% प्राप्त करता है, 32% कुल अंक का प्राप्त करता है, और आवश्यक उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये जी वाला 32% लाया और 42 ज्यादा ले आया, यानी कि 42 कम कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा। इधर भी पास, इधर भी पास, पास बराबर पास, पास दोनों बराबर कर दीजिए। और ये 20 को इधर ले जाइए, यानी 12% बराबर इधर आके जुटेगा 72% हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12% बराबर 72 अंक। देखो अंक को अंक में जोड़ेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत में जोड़े घटाएंगे। 12 बराबर 72% अंक, तो यानी कि 1% बराबर कितना, 6 अंक। 1% बराबर कितना, 6 अंक। यहां पर कह रहा है कि तो उत्तीर्ण हो जाता है, तो आवश्यक उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। आवश्यक उत्तीर्णांक क्या था, यानी पास कितना में हो रहा था, तो सर पास हो रहा था 20% और प्लस 30 अंक में। क्या पास हो रहा है, 20% प्लस 30 अंक में। 20% तो परसेंट में है, ये है, हम एक का है ना, इसी को 30 को हम परसेंट में बदल देते हैं। क्योंकि यहाँ 1% बराबर 6 दे रखा है, तो 30% बराबर 6 अंक बराबर 1% दे रखा है, तो 30 अंक बराबर कितना अंक प्रतिशत, 5%। अरे 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर कितना परसेंट, 6 5 30 5%। तो हम बस 30 अंक बराबर कितना लिख दिए, 5% लिख दिए। यानी टोटल कुल परसेंट 5% कितना है, 25%। आंसर कौन सा हो जाएगा। मामला कुछ समझ में आया बात, इस तरह से आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन सामग्री की व्यवस्था है। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए। देखिए भाई साहब, ऐसे तो व्यवस्था करके आदमी रखा है 150 व्यक्तियों का, 150 व्यक्तियों का 45 दिन का भोजन है। ये जब भोजन चल ही रहा था कि 150 व्यक्ति 10 दिन तक भोजन किए, यानी कि अभी भी 150 व्यक्ति का 10 दिन बीत गया है, तैयो 35 दिन का भोजन है शेष। क्योंकि 45 दिन का भोजन था और 10 दिन बीत गया,
यानी अभी भी कितने दिन का भोजन है? 45 में से 10 घट गया, यानी कि 35 दिन का भोजन है। और ये 35 दिन का भोजन 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले छोड़कर चले गए। अब आदमी भी 150 था, उसमें से भी 25 आदमी गायब हो गया, तो यानी कि कितना, 125 लोग ही केवल बचा हुआ है। और इनके लिए शेष सामग्री, यानी कि जो 35 दिन के भोजन बचल है ना 150 लोगों का, वो कितना दिन चलेगा? तो 1 दिन काटिएगा तो कट जाएगा 25 छक्का 25 25 25 से 25 छक्का 5 सते 35 7 छक 42, यानी कि 42 दिन आपका होगा समय। शेष भोजन जो बचा हुआ है सो 42 दिन और चल जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। शेष भोजन लिखना है आपको, जितना दिन का बचल है। तो खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं, अथवा कहे तो 8 मैन बराबर 16 औरतें, ऐसे लिख देना है। यानी कि 1 मैन बराबर 2 औरत, यानी कि क्षमता जो मैन और औरत का है 2:1 है। ठीक है, क्षमता निकाल लीजिए। कहता है कि 8 पुरुष किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। हालांकि ये कह रहा है 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं, दोनों में से किसी एक ही को लेना है। 8 पुरुष को 5 दिन में करता है या 16 महिलाएं 5 दिन में करती हैं। तो मैं मान लिया कि 8 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो कितने दिनों में उसी काम को 2 पुरुष और 6 औरतें मिलकर कर देंगी? तो क्या करना है आपको? मैन और वोमेन का जो अनुपात आया है डायरेक्ट यहां पर चिपका देना है। मैन का अनुपात है 2 क्षमता का, और ये इफिशियंसी का जो अनुपात है सो ये मैन का अनुपात है 2 और वोमेन का अनुपात है 1। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 दूनी 16 पचे 80, और इधर 2 दूनी 4 और 6 4 10, 10 x हो गया, यानी कि x बराबर कितना? 8 दिन। जैसी पूछे अथवा वाला तो आप मैन को बराबर कर दीजिए, और किसी एक व्यक्ति 8 आदमी कर रहा था 5 दिन में या 16 औरत कर रही थी, तो हम 8 आदमी का काम 5 दिन का ले लिए। कहीं कम तो वही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ है। आगे का सवाल देखिए। 793 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाजित राशियों को क्रमशः 2, 3, 4 वर्ष के पश्चात 5% साधारण ब्याज से मृतधन बराबर हो जाता है। याद रखिए, अगर अमाउंट बराबर हो जाए तो डायरेक्ट प्रिंसिपल बराबर क्या लिखना है? प्रिंसिपल बराबर आप जितना भी रेट है प्रिंसिपल का अनुपात बराबर, अगर मृतधन बराबर होता है तो 100 + R + T, यही लिखते जाइएगा अनुपात। दूसरा धन जो लगाया होगा 100 + R2 + T2, यानी कि दूसरा रेट। अगर तीसरा होगा तो 100 + R2 T2, समझ रहे बात को? R3 T3, यानी कि देखिए प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा। यहां पर हर बार कितना 2 साल 3 साल और 4 साल के लगाया, रेट कितना रखा है? 5, यानी कि पहला बार 100 + 2 साल के 5% के दर से 2 साल के लिए 10, और यहां पर अनुपात 1/100 प्लस। ऐसा कब होता है? जब मृतधन बराबर हो। अगर ब्याज बराबर होता तो केवल 5 दूनी 10 बटा में लिखा था, लेकिन मृतधन है इसलिए 100 + 5 दूनी गुने 2, 100 प्लस कितना? 3 गुने 5 गुने 3, और 100 + 5 गुने 4, यानी कि ये जो अनुपात आ रहा है 1/110 अनुपात 1/5 तिहाई 15, 1 अनुपात पंचम का 1/120, यही आ रहा होगा। आंसर कौन सा है? डी। तो ध्यान देना है जी, अगर ब्याज मृतधन बराबर दे तो ऐसे लिखिए, ब्याज बराबर रहता तो प्रिंसिपल का अनुपात क्या आएगा? मूलधन का अनुपात R1 T1 अनुपात R2 T2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये क्लास में आपको डिस्कस किया गया होगा, और जब करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। यदि x y से 10% अधिक है और y x से कितना कम है? जब x y से अधिक है तो y को मानिए 100, जिससे अधिक कहता है उसको 100 मानिए। कितना अधिक है? 10%, तो यहाँ 110 लिख दीजिए। अब सवाल पूछता है कि तो ये बताइए कि x से y कितना कम है? सॉरी, y से x कितना, क्या बोल रहा है? x y से 10% अधिक है, तो y x से कितना % कम है? इससे कितना कम है? तो कितना कम है? 10 कम है। लेकिन प्रतिशत में जहां तक की बात है तो वो 110 के रेस्पेक्ट में सोचना होगा, क्योंकि 110 से 10 कम है, तो 110 में कितना % कम है? तो 10 110 में प्रतिशत कमी के लिए 100% से गुना करें, यानी कि y x से कम है कितना भाई साहब? ये है आपको कम 100/11%,
और 1199 और 9 वाला एक ही ऑप्शन में है, 9.1/11% हो जाएगा। आपको याद भी रहना चाहिए, हम क्लास में करवाते हैं। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अगला सवाल यदि साधारण ब्याज से भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 252 रुपया 20 पैसा रुपया है, तो उसी धनराशि पर उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज क्या है। देखिए बाबू, प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं और 3 साल समय दिल है, तो सीआई डायरेक्ट जानते हैं क्या होगा, 3 वर्ष का एसआई निकाल दीजिए। 3 वर्ष का क्या एसआई, और प्लस या पॉइंट दीजिए, और यहां पर 3r² निकालिए, और फिर 2 अंक लिखिएगा, और फिर RQ निकालिए। बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो 3 वर्ष का डायरेक्ट निकालना है। देखो बाबू, प्रिंसिपल 100 है, तो ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है 3 साल का, रेट गुने टाइम सीधे, तो 25 15 तो ये हो गया। लेकिन हमें सीए निकालना है तो 15 ही होगा, और पॉइंट लिखाएगा। क्या पॉइंट लिखाएगा, यहां पर पहले जो जो आता है सो भर दीजिए, और इसमें से 2-2 अंक हुई लिखिएगा। जैसे यहां पर आ गया 3r², तो 25 3 और r² यानी 5 का स्क्वायर, तो 25 तो 25 दिया, यानी कि यहां पर 75 दिख रहा होगा बाबू। और यहां पर क्या दिख रहा है, r का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, तो 55 125, यानी कि जो ये आएगा वो क्या आएगा पता है, इसमें से 3 अंक का हुआ तो केवल 2 अंक लिखिए, और जो 1 बढ़ा इसमें जोड़ दीजिए, 75 और 1 76 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये भी 3 अंक का आ जाता तो 1 आगे में बढ़ जोड़ देते, लेकिन यहां पर यह आ जाएगा, जानते हैं 75.7625। 3 साल का ब्याज 100 रुपया पर 5% के दर से, 5% के दर से 100 रुपया पर ब्याज आएगा कितना, 75.7625। अब आप काटम पीटम के लिए हो जाइए तैयार। कहता है कि रियल में इस दर से सीआई जो है सो आपका दिया हुआ है 252 रुपया 20 पैसा, यानी कि 15.7625 जो है सो 252 रुपया 20 पैसा है। तो हम धनराशि क्या है कि उसी दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है, उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा, 15 होगा। या तो ये कैलकुलेशन करने की आप में क्षमता हो, या फिर एक उपाय और है, उसको करते हैं। पहले तो ये निकालिएगा कैलकुलेट करके, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। 240 आंसर आना चाहिए, या 245, जो भी कैलकुलेट करके आएगा आपको 240 आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन सर इतना कैलकुलेशन होगा कि नहीं हमसे, नहीं होगा तो बात की बात है, वो आप करके देखिएगा। देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 को कैंसिल होगा, और ऊपर में 2 जीरो और आ जाएगा ऐसे, और 25 से ही कट रहा है बाबू। मैं काट के दिखाता हूं आपको, देखिए कलाकारी, काटिएगा तो कट जाएगा, और कटेगा तो खून भी बह सकता है, ध्यान दीजिएगा। 25 छक्का 150, 25 दिया 75, बच गया 1, 25 और 25 5 125, 25 चौका 100, ये कट जाएगा। ये 15 से कटेगा, 15 चौका 60, 15 दूनी नहीं कटेगा, यानी कि यहां से काटेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चेकम 5 और 5 दूनी 10, 5 छक 30। हाँ, अब इससे काटिए इसको, इससे 12 दूना 24, यानी कि 20 बार में कट जा रहा है ये, तो 20 बार में ही कट रहा है, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, कितना आएगा 240। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या है आइए देखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप प्रिंसिपल मान लीजिए ऐसा, जो कि 5% का मतलब होता है 1/20, और 3 साल का कहता है, तो प्रिंसिपल जो नीचे वाला है ना उसका पावर 3 मानिए, तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 8000। क्लियर है। और 8000 रुपया का एसआई जो निकालना होगा 3 साल का, तो 8000 का 1 साल का एसआई होता है, इसका कितना परसेंट 5%, और 3 साल का एसआई 3 से गुना, तो ये हो जाएगा जानते हैं 1/20, यानी कि 1/20 करेंगे तो, अरे 5% का मतलब 1/20 लिख सकते हो आप, तो 20 से कट जाएगा कितने बार में 400 बार में, और 4 तिहाई 1200 क्या आया है एसआई, कितना आपने प्रिंसिपल माना है बार 8000। सीआई कितना मानेंगे सर, सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई कुछ नहीं करना है सर, आपको 20 से 21, 20 से 21 3 बार कर देना है।
20 दूनी 4 दूनी 8000 यहां होगा, और 21 है, और ये 21 गुने 21 करेंगे तो 9261 हो जाएगा। यहां पर आपको देखिएगा ब्याज कितना होगा, 1261। देखो यहां पर साधारण ब्याज नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 1261। मैं लिखूंगा कि 1261 मेरा है। सो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 252.20 है। मेरा एसआई निकालना है, तो एसआई मेरे अनुसार कितना आ रहा है, 1200। ये 20 से ये 20 कैंसिल, और ये कट जाएगा इससे 20 बार में, और 12 दूनी 24, 240। हमको लगता है कि ज्यादा आसान दिख रहा होगा आपको। जो दोनों तरीकों में से आसान दिखता है उससे आप तहलका मचा सकते हैं, बशर्ते कि इसमें विशेष कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कई बार प्रैक्टिस रहना चाहिए। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6 है। सीपी तथा एसपी का अनुपात 5:6 है भाई। वस्तु पर लाभ का प्रतिशत कितना हो, लो कितना लाभ हुआ है, 1 रुपया, कितना में, 5 में, तो कितना परसेंट लाभ, 20% लाभ। लाभ 1/5 हुआ ना, कितना परसेंट, 20%। अरे 5 वाला सामान 6 में बेच दिया, ये तो बहुत आसान दे दिया। अगला सवाल देखिएगा, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% के दर से बढ़ोतरी होती है। 25% का मतलब होता है 1/4 से बढ़ोतरी होना। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के उपरांत 10,000 हो गया है, यानी 4 से 5 कै साल हुआ होगा, 4 से 5 कै बार हुआ होगा, 3 बार। इनिशियल से फाइनल हुआ होगा 4 से 5 1 साल में होता है, दूसरा का साल भी 4 से 5 सक्सेसिव बढ़ता होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, 55 25 25 125, यानी कि 64 वाला 3 साल बाद जनसंख्या 125 हो गया है। ये कहता है कि 125 नहीं हुआ है साहब, 125 नहीं हुआ है, वो कितना हुआ है, 10,000, यानी कि 125 जो है सो आपका 10,000 के बराबर है। समझ पा रहे हैं बात। और हमको शुरुआत आरंभ का निकालना होगा, तो आरंभ में मेरा कितना था, 64। अगर आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो झटके में बनेगा इनिशियल वाला, इनिशियल मतलब आरंभ वाला जो निकल जाएगा आपको। 125 से कितने बार में, 8 बार में 1000 कटता है, और 80 बार में कट जाएगा। 8 6 48 8 6 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 8 6 48 3 51 5120 जनसंख्या शुरुआत में रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ए आंसर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता 35 सेंटीमीटर व्यास, व्यास है यानी डायमीटर है, डायमीटर यानी कि 2r, रेडियस का दुगना है ये। व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। इनमें से 11 लीटर पानी निकाल लिए तो टंकी में पानी का स्तर कितना कम आ जाएगा। देखो बाबू, ये जो है आपका सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंडर है, इसमें भरा हुआ है, तो हमारा ये रेडियस जो दे रखा है यहां ना, और मेरा रेडियस दे रखा है 35/2, 35/2 रेडियस दे रखा है, सेंटीमीटर है। अब जो भी बढ़ेगा घटेगा, इतना मान लीजिए कि लबालब भरा हुआ था, निकाल लेते होंगे 11 लीटर से, तो यहां पर आ जाता होगा मान लीजिए, यानी कि 11 लीटर के कारण मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई एच कम जाता होगा, ये एच निकल जाता होगा। पूरा लबालब पहले भरल था, 11 लीटर निकालेंगे तो ये कम गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा किस ऊंचाई पर 11 लीटर निकाले हैं हम टोटल, ठीक है। 11 लीटर बराबर क्या होगा, पाई, बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 35/2 का स्क्वायर इंटू एच, यही एच ऊंचाई कमा होगा, यही एच ऊंचाई वाला पानी 11 लीटर होगा। आप ध्यान दीजिए 11 लीटर है और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर लिखिए 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये लिखिए 22/7 और गुने 35/2 गुने 35/2 और गुने एच। यही वाला जो पानी आया होगा एच ऊंचाई वाला में, वही 11 लीटर के कारण कमा होगा। हमें ऊंचाई निकालना है कि पानी के स्तर में कितना कमी आया है, एच मान लिए हैं हम। कैलकुलेट करके इसका तहलका मचाने होगा। अब 7 × 5 = 35, पहले तो 11 से काट देते हैं हम, निपटाइए देते हैं 22 से, 22 5 दहोतल से ही 500 आ गया होगा, और 7 × 5 = 35 यहां कट गया है, 2 दूनी 4, और ये 5 से 100 बार में, यानी कि आपको अब दिख रहा होगा 100 बराबर 35/4 गुने एच। अभी भी काट सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल करके लिख दिए। अब देख लीजिएगा कहां का मतलब 2 दूनी 4 बचल है, और ये 5 से काट दिए 100, काटिए देते हैं इसको 5 से 100 बार में, तो इधर 100 बचल था, उधर इधर है, तो 7 × 5 =
35 और 20 बचे 100, 20 चौका 80, 80 बटा 7, 11 सते 77, 77 3 100, 77 3 80, यानी कि आंसर कौन सा? डी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है, लेकिन याद करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, कैलकुलेशन एक बार देखा कीजिए, इस सबको पॉज कर करके आप देखिए, नोट कीजिए, हर क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगा। दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम का सवाल हर सेट में रह रहा है, 225 है, उनका एचसीएफ 5 है, एक संख्या 25 है, बन गया होगा सबसे, नहीं बना होगा वो लोग जरा ध्यान दिया करें पढ़ाई लिखाई पर। फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 225 गुने 5 एलसीएम गुने एचसीएफ और 25 गुने क्या 1, तो 5 बचे 25, 5 से 45 बार में कट जाएगा, ये आंसर होगा 45। आपको समझ में आ रहा होगा, एचसीएफ इसका 5 था। अगला सवाल, 5 मानकों का विचरण, विचरण नहीं होता है भाई साहब, ये विचलन होता है। विचलन एक 0.81 है, तो इनका मानक विचलन क्या है? देखो मानक विचलन बराबर रूट अंडर विचलन होता है, याद रख लीजिए इसको। तो रूट अंडर 0.81 हो जाएगा, और ये 9 81 10 दही 100, यानी कि 0.9 आ जाता होगा, आंसर 0.9 आपको डी है। तो ये आसान था, ये सब बोनस है, क्वेश्चन अगर ध्यान में रहेगा तो बन जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कैलकुलेशन जहां तक की बात है, तो पहले तो हम दशमलव हटाएंगे। 625 में 3 दशमलव, 3 3 6, 6 2 8 है, नीचे में 4 4 3 7, 7 और 1 8, यानी कि सब कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर वाला में देखिए रहे 3 डिजिट और 3 3 6, 6 2 8, और नीचे में 4 और 4 3 7 और 7 और 1 8, मुझे लगता है कि हो जाएगा ये। अब काटिए पीटिएगा यहां से, तो 25 25 है 625, और 9 9 81, और 81 से 9 बार में कट जाएगा ये, और 17 17 है 217 हो जाएगा। अब रह गया कि और ऐसे भी दशमलव में है तो 5 वाला गुना करना पड़ेगा, 17 9 153 गुने 25 कीजिए, तो 25 दिया 75, 25 पचे 125, 25 का 25, यानी कि 5 7 5 12, लास्ट में 25, 5 2 7 और 1 8, 3825। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए, बन जाएगा। पहले तो दशमलव से हटा दीजिए, मान लीजिए कि सर दशमलव नीचे बैठ जाता तो नीचे 10 दे देते, अपने अनुसार देख लेते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, सिक्के का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, और 15% 2 रुपया में है, और शेष 1 रुपया में है। मान लेते हैं कुल सिक्के 100 हैं, माना कुल सिक्के 100, कुल सिक्के 100 है, 100 में से 20 सिक्का जो है 105 रुपया है, और 25 सिक्का जो है 110 रुपया वाला है, और 15 सिक्का जो है 102 रुपये वाला है, और शेष सिक्का जो बच गया, कितना सिक्का बच गया? 15 25 40 40 20 60, 40 सिक्का बच गया, वो है 1 रुपये वाला है। मूल्य वर्ग का मतलब नहीं, मूल्य के हैं सिक्के। तो 1 रुपये सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे अनुसार जो संख्या है, तो ये मेरे अनुसार जो आ रहा है, यहां पर अनुपात अगर निकालते हैं, या फिर रहने दीजिए 100 सिक्का कुल है ना, तो 20 बचे 100 रुपया आ रहा है। अब 25 सिक्का 10 रुपया रहेगा तो 250 रुपया आएगा, और 15 दूनी 30 और 40 रुपया, यानी सब जोड़ के मेरे पास कितने धन है? 40 30 70, और 70 और 170 और 250, 250 और 170 जोड़ दीजिए 400, और मेरे अनुसार कुल धन आ रहा है 420 रुपया, लेकिन यहां कह रहा है 210, यानी कि यही जो आपका आ रहा है 420 रियल में 210 रुपया है। आपका कुल धन आ रहा है 420 जोड़ के,
अब इसका रियल धन कितना है 210, 420 बराबर 210 है। तो कहता है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, तो 1 रुपया की संख्या कितना था 40, तो यहाँ लिखिएगा 40, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 20। एक दो बार में कट रहा है ना, ये 20 है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले सिक्कों का अनुपात डायरेक्ट दे देता था बाबू, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर अनुपात भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हो रही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि √5 आज ही के क्लास में रैशनलाइजेशन बताया गया है या शुरुआत में भी बताया गया था। तो जो लोग क्लास छोड़ते हैं बाबू ध्यान दीजिए, कितने लोग सेट लगा के केवल चले जाते हैं। अगर क्लास में रहेंगे तो ये तमाम बातें मैं ऑब्जर्व करवा पाऊंगा। देखो ये 15 दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो ये सीधा ऊपर उठ के चला जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, और √5 प्लस √3 ऊपर में ये भी गया तो पलसे में हो गया, इसलिए ये स्क्वायर हो गया, और इन दोनों के वर्गों का अंतर नीचे में 2 रह जाता है। बताया क्या होगा, रैशनलाइज कैसे हुआ। देखो ये माइनस में अकेले रहता तो ऊपर में एक और प्लस वाला होता, लेकिन यहाँ पर पहले से और है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये a प्लस, हाँ मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूं फिर इसके कंपेयर करेंगे। ये देखो ये 5 और 3 8 स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 5 और 3 8 और प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 5 15 और बटा में यहाँ कितना रहेगा 2। अब आप इसको देखोगे तो मिलेगा 4 प्लस √15, यानी कि आपको यहां पर समझना होगा कि ये जो लिखा जा रहा है 4 प्लस √15 और इधर है a प्लस b √15, यानी कि a बराबर यहां पर 4 और b बराबर कितना है 1 है। क्योंकि a 4 होगा तभी इसके बराबर होगा और 15 के आगे कुछ नहीं 1 है, यानी कि b बराबर कौन सा होगा 1 होगा। अब ये पूछ रहा है कि तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ही पूछ रहा था केवल, यानी कि a का आंसर कितना हो जाएगा 4। आप समझ रहे हो बात, यह रैशनलाइजेशन डायरेक्ट बेसिक है यहाँ पे, आप समझिए। अगला सवाल हम बढ़ते हैं 57। 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया। 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला 2 जो है सो आपको कौन कौन है 4.58 और दूसरा 4.96, तो तीसरा अरे दोनों को जोड़ के 14 मीटर से घटा देंगे, तो ये दोनों को जोड़िए 8 14। हमको लगता है कि जोड़ के घटा के आप आ सकता है, तीनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है 14 में से, बनाइए अब अपने से। 8 14 9 5 14 1 15 और 4 4 8 1 9, आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप आंसर देखिएगा, घटा के देखिए, उसको बनना चाहिए था आपसे। निम्न में से कि छोटी संख्या कौन सी है। देखो छोटी संख्या पता लगाना है तो सबसे पहले तो इसको आप देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का 4 का, सॉरी 7 का, यहाँ पर कितना नहीं है अंतर, काटिए इसको, सिंप्लीफाई कीजिए पहले, तब सिंप्लीफाई से पता लग जाएगा आसानी से। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या लिखिएगा 1/8 है, सही है। और 2/12 को 1/6 लिख सकते हैं, 3/16 लिख सकते हैं इसको, और ये 4/1/5 लिख सकते हैं। सबसे हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, छोटी भिन्न। हमको तो छोटी पता लगाना है तो क्रॉस गुना करते जाना है, जो छोटी होगा उसको चुनेंगे केवल, बड़ा हो जाएगा छांटते जाएंगे। 6 और ये 8, ये बड़ा हो गया कैंसिल। अरे समझ रहे बात, इसको 6 से गुना किया, इधर 6 गया और इधर 8 गया, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो गया। बड़ा को काट देना, कहा कि छोटी को चुनना है, काट दिए बड़ा को। अब देखो ये दोनों को देखेंगे, 16 और 8 3 की 24, देखो ये भी कट रहा है, 8 3 की 24 और 16 कम 16, यानी कि ये ज्यादा हो गया कैंसिल। अभी देखना है ये दोनों में, ये 5 और ये 8, ये फिर से बड़ा हो गया, यानी कि ये आपका फिर से बड़ा हो गया। कैसे, ये क्रॉस करेंगे तो 5 होगा और ये कितना होगा 8, तो 8 ही वाला हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि यही सबसे छोटी संख्या है। आंसर कौन सा, तो ऐसे चेक करेंगे, काट पीट के थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा ना इसमें, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में समय सरल करें इसको। देखो कुछ नहीं, 17 पॉइंट, यानी कि आपको a² माइनस b² दिया हुआ है, a बराबर 17.3 का स्क्वायर दिया हुआ है और b बराबर 2.7 का स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका अंतर तो आपको पता है a प्लस b और a माइनस b होता है, और इसको अगर ऐसा पता है तो ये 17.3 प्लस 2.7 और
17.3 माइनस 2.7 आपको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 7 3 10, 17 2 19 और 1 20 और गुने ये मिल जाएगा आसान से 9 7 7 6 13 और ये बच गया 16 में से 2 गया 4 यानी कि आपको 14.6 तो एक 14 दूनी 28 192 बी हो जाएगा आंसर 292 सॉरी कैलकुलेट कर लीजिएगा ये 292 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने से भी ध्यान दिए। अंतिम क्वेश्चन है इसका। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसको कीमत 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानि होता। अगर 100 रुपये का सामान है 60% पर बेच देते यानी कि 60 में बेचते तो हानि हो जाता कितना परसेंट? 35%। यानी अरे इसका एमपी कितना अंकित मूल्य कितना होता 100 और इसका कितना पर बेच देते 60% पर बेच देते। तो जब 60% पर बेचते इसको तो इसको लॉस हो जाता ना, ये 60% यानी 60 रुपये में बेच देते, इसको लॉस हो जा रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 35%। यानी 35% लॉस हो रहा है यानी कितना में बेच दे रहे हैं हम? 35% लॉस हो जा रहा है जी, यानी कि 65 बराबर 65 है 60 है तो आपको 100 सीपी होगा। ये हो जाएगा क्या? सीपी। तो प्रतिशत लाभ बताइए। सीपी अगर क्या बेचा जाता तो 35% हानि होती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है कितना पर? ये एसपी है, बेचा जाता है इतना पर 100 पर मान लिए, और अगर उसको बेचा जाता है अगर इस कीमत से भी 60 इस कीमत के 60% पर बेच दिया जाए यानी कितना में बेच दें? पहले बेचा जाता था कितना में? 100 में, अब बेच दिया जा रहा है कितना में? 60 में, और 60 में बेचने के कारण 35% हानि हो गया। एक यानी कि 65 है 60 तो क्रय कितना रहा होगा? 65। अरे भाई मान लीजिए सीपी 100 है, अब आपको ये लगेगा कि सर एसपी 100 है कि सीपी 100 है। सीपी को 100 मानते हैं तो हानि हो रहा होगा तो 65 में बेच रहा होगा, लॉस हो रहा है 35 तो कितना बेच रहा होगा? 65 में। मैं एक काम करता हूं, इस वाले को क्या मान लिया हमने? रियल वैल्यू मान लिया। तो 65 जो है 60 है तो 100 कितना? कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर 12 25 60 है, 13 25 65 है, यानी कि 1200 बटा कितना आ रहा है? 13। ये सीपी आ गया, 1200 बटा 13 सीपी आ गया। और एसपी कितना था? एसपी था बाबू शुरुआत वाला, सीपी मेरा आ गया 1200 बटा 13 और एसपी मेरा था कितना? 100। यानी कि इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो 1200 और इधर कितना हो जाएगा? 1300। कितना रुपया लाभ हो रहा है? 100 रुपया लाभ हो रहा है। कितना में? 1200 में। तो 1200 में 100 रुपया लाभ कितना कहलाता है? आपको दिख रहा होगा, कटेगा 2 0 से, यानी 50 बटा 4 3 चौं का 12 और 25 का 100, 25 बटा 3 तो 8 3 के 24 और 1 25 8 पूर्णांक 1 बटा 3 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी था तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह के सवाल एक दो रहता है, लेकिन बेहतर करना है आपको। अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा तो निश्चित तौर पर आगे के चैप्टर में मदद मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।